द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार जनवरी फरवरी की मंदी के बाद में उठना शुरू हुआ और जून के अंतिम सप्ताह तक चला बाजार। जुलाई के अंदर पूरे में लमझम की स्थिति रही है और कुल मिला के गिरावट आई बाजार के अंदर। करीब 1200 पॉइंट निफ्टी गिर गया, 1,500 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया, 2,500 पॉइंट गिर गया सेंसेक्स मतलब है। और ऐसी आशंका पैदा हो गई थी कि बाजार के अंदर कहीं क्रैश ना हो जाए। एफआईज ने जमकर माल बेचना शुरू किया। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के प्रति लोगों ने संदेह व्यक्त किया। अच्छे एनालिस्टों ने कहा कि द रिजल्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर आर नॉट कमिंग प्रॉपरली, डिजायर्ड लेवल के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और वो रिजल्ट बाजार को चला नहीं पाएंगे। इसी कारण से शेयर बाजार में एफआईज की सेलिंग आई। अब रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट्स को मैं मानता हूं कि अकॉर्डिंग टू द डिजायर लेवल, जिस तरह के रिजल्ट आने चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं आए हैं। करेक्ट है बात, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एक मिक्स बैंड ऑफ रिजल्ट आए। जिनके आए बहुत अच्छे आए, जिनके खराब आए उनके खराब आए, मतलब हल्के आए उनके खराब माना जा सकता है उन रिजल्ट्स को। शेयर बाजार फिर दोबारा चलना शुरू हुआ, फिर नहीं चल पा रहा है, फिर रुक गया वहीं पर। तो आखिरकार बाजार किस चीज का इंतजार कर रहा है, आज हम इस चीज पर ही चर्चा करेंगे। बाजार में चर्चा के द्वारा ही कोई न कोई निर्णय या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये बाजार, प्रेजेंट जो बाजार है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाने लायक है या नहीं है। हालांकि मेरी कोई राय, इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं है, मैं खाली स्टडीज देता हूं। जनरल इकोनॉमी पे स्टडी दूंगा, जनरल मार्केट कंडीशंस पे स्टडी दूंगा, कुछ इंडिविजुअल शेयरों पर भी स्टडी दे देता हूं जो अच्छी क्वालिटी शेयर्स हैं, जो ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, अच्छे प्रोजेक्ट है, अच्छी टेक्नोलॉजी, उस पर भी मैं स्टडी देता हूं। मेरा काम रिकमेंड करना नहीं है, ये रिकमेंड करना, खरीदना, ये सब आपका काम है। आई एम ओनली ए स्टूडेंट ऑफ द मार्केट और ये मेरी हॉबी है खाली कि शेयर बाजार के अंदर एक रिटेल इन्वेस्टर जो बेचारा, मतलब एक तरह से क्या कहें, मार्ग, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो मैं एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूं। इससे ज्यादा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो दैट्स ऑल। अब चलते हैं। देखिए, शेयर बाजार में रिजल्ट आए, कॉर्पोरेट रिजल्ट आए, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, उनको चुनो, उन कंपनियों को चुनना चाहिए, उन कंपनियों को वॉच करना चाहिए, उनकी फर्दर प्रोग्रेस को वॉच करना चाहिए। तो ये तो बात रही, रिजल्ट अच्छा है, एफआईज ने सेलिंग भी रोक दी है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार उठता है फिर गिर जाता है, उठता है फिर गिर जाता है। एक सर्टन रेंज के अंदर ही बाजार चल रहा है। ये डर तो खत्म होगा, एक मार्केट क्रैश होगा, क्रैश नहीं होगा बाजार। रिजल्ट इस तरह के नहीं है और गवर्नमेंट ने, और जो कुछ है जनरल जो हालात हैं बाजार के अंदर, जो फैक्टर्स ऑफ द मार्केट हैं, जो गवर्न करते हैं मार्केट को, देश की इकोनॉमी को जो गवर्न करते हैं, शेयर बाजार को जो गवर्न करते हैं, वो करीब करीब सेम फैक्टर्स हैं, वो सारे अच्छे हैं इस वक्त। और ये मेरे जीवन में 43 साल के शेयर मार्केट करियर में मैं फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी शेयर बाजार चल नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है, हम तलाश करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे उन सब का, और कब चलेगा ये भी हम तय करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। ऐसा है, रेनफॉल प्रॉपर है, बारिश प्रॉपर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, कुछ नुकसान भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन नुकसान अतिवृष्टि से उतना नुकसान नहीं होता जितना अनावृष्टि से होता है। तो रेनफॉल इज ठीक, खरीफ फसल अच्छी आएगी। परिणाम स्वरूप द खरीफ क्रॉप विल बी इन ए बेटर शेप, बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके। चावल का उत्पादन, दालों का उत्पादन, ऑयल सीड्स का उत्पादन, जस्ट लाइक जो ये सोयाबीन होता है, और सोयाबीन है, तिल है, इन चीजों का प्रोडक्शन सही आएगा। मूंगफली का प्रोडक्शन है, ये इसी में खरीफ में बारिश की फसल में पैदा होते हैं। ब्याज दर कम है, ब्याज की दरों को घटा दिया गया है और घटा देंगे, आवश्यकता महसूस की, लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट दिस इज द सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स।
लिक्विडिटी पर्याप्त है, आरबीआई ने बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी छोड़ दी और नवंबर तक सीआरआर जैसे ही 1% रिडक्शन अटेंड करेगा बाजार में और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर्याप्त है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर्याप्त है, पेमेंट सही हो रहे हैं, इससे भी जाहिर होता है कि लिक्विडिटी सफिशिएंट लिक्विडिटी का कोई संकट नहीं है बाजार में। इंफ्रा प्रोजेक्ट भी ठीक ठीक डिक्लेयर कर रही है गवर्नमेंट, ठीक ठीक वर्क ऑर्डर जारी कर रही है और एग्जीक्यूशन भी ठीक हो रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ठीक होने का मतलब एग्जीक्यूशन ठीक हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को टाइमली पेमेंट मिलेगा तो दे विल एग्जीक्यूट द वर्क with more speed, more efficiency and in a proper manner. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिल्कुल ठीक है ना। फिजिकल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है। जो सरकार का फिजिकल डेफिसिट, अभी आज ही मोदी जी का स्पीच आया है कि फिजिकल डेफिसिट घट करके 4.4 आ जाएगा। तो 4.4 यानी बिलो 5% फिजिकल डेफिसिट इज डीम्ड क्वाइट प्रॉपर एज पर द वर्ल्ड बैंक गाइडलाइंस। क्योंकि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इनको खर्चा करना पड़ता है, बजट प्रोविजन ज्यादा करने पड़ते हैं, यानी कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए जीडीपी से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। टैक्स कलेक्शन प्रॉपर है, जो जीएसटी का कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, दे आर क्वाइट प्रॉपर। एक्साइज जो पेट्रोल पे आती है वो भी प्रॉपर आ रही है, वो एक अलग बात है। नहीं गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को कमी नहीं छोड़ रही है पेट्रोल पर भी लेने में। वो 104 रुपए का रेट है पेट्रोल का, डीजल का रेट भी कुछ 99-95 के आसपास है। कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट ग्रोथ कहाँ है? प्रोजेक्ट ग्रोथ, कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी आई है, सही आई, सेल बढ़ के आई है, ओवरऑल सेल बढ़ी है, तो शेयर बाजार में इजाफा तो आना चाहिए ना। उन कंपनियों की तो रेट बढ़ने चाहिए ना, मतलब जिनकी अच्छी आई है, लेकिन वो भी नहीं बढ़ रहे हैं। अब सवाल क्या है कि आखिरकार हम खोजें गहराई से, मोदी जी खुद भी खोज रहे हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से मिल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो जीएसटी है वो भी ठीक है, लेकिन फिर हमारे शेयर बाजार क्यों नहीं कर पा रहे, कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ क्यों नहीं पा रही है कि नहीं? इंडिया की जो जीडीपी है, जो आर्थिक विकास की दर है, वो 6.5% के अराउंड है, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। नो इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, नो कंट्री इज परफॉर्मिंग विद सच ए हाई जीडीपी रेट एज वी आर परफॉर्मिंग। एक समय था चाइना की जीडीपी रेट 12% थी, वो सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि हाई बेस पे फिर सस्टेन कर पाना, वो रेट रिटर्न करना मुश्किल है। अमेरिका की रेट 2.5-3% है, और ये यूरोपियन कंट्रीज की, जापान की, हांगकांग की, सिंगापुर की, इनकी तो जीडीपी बहुत मरी पड़ी है, जीडीपी है ही नहीं मतलब। तो ऐसी सूरत में इंडिया इज फेयरिंग वेल एंड इट इज गोइंग टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर विद इन फ्यू ईयर्स। फिर हमारी क्यों नहीं चल रही है? तो एक तो क्या हुआ है कि पिछले इन 4-5 सालों में 6.5-7% की हमारी जीडीपी ग्रोथ आती रही, और इसमें रादर देन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा। सर्विस सेक्टर इज गिविंग हायर कंट्रीब्यूशन देन मैन्युफैक्चरिंग। तो उससे क्या है कि एक तो थोड़ा जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयमेंट है वो कम मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। फिर क्या है, हमारी ऑटोमोबाइल सेल थोड़ा दबी रही है। अब की बार बारिश जल्दी आ गई, उसके कारण जैसे वरुण ब्रेवरीज के रिजल्ट ही अच्छे नहीं आए। फिर बहुत सी एयर कंडीशनिंग कंपनीज का, फ्रीज एसी बनाने वाली कंपनियों के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए, क्योंकि पहले ठंड पड़ गई, मतलब गर्मी जल्दी खत्म हो गई। ये एक अच्छा। फिर पावर का कंजम्पशन घट गया, ज्यादातर पावर मैन्युफैक्चरर्स के रिजल्ट में यही नोटिंग आई है मैनेजमेंट का मीडिया रिलीज में कि गर्मी, बारिश जल्दी आने से पावर की डिमांड घट गई, सीमेंट की डिमांड घट गई, प्रोजेक्ट्स में काम बंद हो गई, मतलब जून में आ गई थी, मई में आ गई थी लास्ट वीक। तो प्रोजेक्ट्स पर जो एग्जीक्यूशन था वो घटता चला गया। मेरे पास ये एक, आप देखिए, पुलिया बन रही है, मेरे पास जो रिवर है, कौन सी नदी है ये, इस रिवर, इस पे पुलिया बन रही है, उस पुलिया का काम बारिश के कारण नहीं हो पा रहा, जबकि रास्ता रुका पड़ा है, बहुत अर्जेंट है, लेकिन गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, लेकिन करो क्या, बारिश काबू नहीं दे रही। तो अच्छा, फिर क्या है कि देश में जो लोग नौकरी कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, जैसे इंफ्रा की लेबर है, कंस्ट्रक्शन लेबर है,
फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं आजकल। पहले तो रेगुलर लेबर हुआ करते थे जिनकी सैलरी अच्छी होती थी, लेकिन अब फैक्ट्री में भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से दिहाड़ी मजदूरी है। और जो व्यापारियों की, ये छोटे जो व्यापारिक संस्थान हैं, इन पर भी जो सर्विसेज कर रहे हैं, इनकी सैलरी 15-20 हजार रुपए पर मंथ के आसपास। तो जो एवरेज जो सैलरी आप लगाएंगे ना पर एम्प्लॉई, और पर एम्प्लॉय तो पर फैमिली भी मान लीजिए आप 4 आदमी की यूनिट है, 20,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी है, वो इनकम है। और ये मेजर पॉपुलेशन है कंट्री की। अब आप समझ लीजिए छोटे किसान है, उनकी बेचारे को इनकम ही नहीं, 2-4-5 बीघा जमीन है, वो कोई सब्जी वब्जी बेच के कुछ सब्जी उगा करके बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है, उसकी तो कोई स्पेंडिंग कैपेसिटी है ही नहीं। वो तो 1 लाख साबुन की भट्टी भी खरीदने की पोजीशन में नहीं है। वो एक अलग बात है कि उसका कोई बेटा बेटी सर्विस में आ गया, सरकारी नौकरी में आ गया, पढ़ पढ़ा के कोई टीचर बन गया, बाबू बन गया, पटवारी बन गया, या कोई और अच्छी सर्विस में आ गया, वो एक अलग बात है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है। आदमी को मोबाइल चाहिए, फ्रिज चाहिए, बिजली चाहिए, मकान चाहिए, कपड़े थोड़े ठीक ठाक चाहिए, जूते ठीक ठाक हैं। ये सब महंगे हैं भाई, बहुत महंगे हैं। आज आप एक शर्ट पे प्रेस भी करवाते हो, जो वॉशर मैन है उससे, तो वो 7-8 रुपए तो ले ही लेता है एक शर्ट पे प्रेस करने। हालांकि गरीब आदमी 20-25 हजार रुपये कमाने वाला प्रेस नहीं करवाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं। तो जो कंट्री की मेजर पॉपुलेशन है, जिसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी है, जो मेजर कंज्यूमर बन सकते हैं प्रोडक्ट्स के, उनकी तो स्पेंडिंग कैपेसिटी है ही नहीं ड्यू टू लैक ऑफ इनकम। अब उससे अगली जो क्लास बची, उससे अगली क्लास कौन सी बची? जिनकी सैलरी अबव 50,000 और 3 लाख रुपए तक कैपेसिटी, उनको भी अपनी आमदनी का, अपनी इनकम का, सैलरी का जो भी है, उसका एक मेजर पार्ट जो इनकम टैक्स में चला जाता है। ऑलमोस्ट 25% ऑफ देयर इनकम गोज टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। रेस्ट 3 लाख पाने वाले के पास भी 2 लाख रुपए बचते हैं। बच्चों की फीस महंगी, स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा उसको समय के हिसाब से, ठीक ठाक मकान में रहना पड़ेगा शहरी व्यवस्थाओं में, कपड़े ठीक ठाक पहने पड़ेंगे, गाड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी शहरी व्यवस्था में, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज उसका जो ये सब जरूरी है, ये लग्जरी नहीं बची है। एक गाड़ी रखना कोई लग्जरी नहीं है आज की तारीख में। एक फैमिली के लिए अर्बन लाइफ के अंदर या सेमी अर्बन लाइफ में गाड़ी की आवश्यकता है। हॉस्पिटल दिखाने जाना है वाइफ को, बच्चों को दिखाने जाना है, बच्चे की स्कूल में टीचर पेरेंट मीटिंग अटेंड करने जाना है, कैसे जाएगा वो इस भीड़ भरे वातावरण में? 2 व्हीलर पे एक्सीडेंट का खतरा है। तो ये सब एसेंशियल्स हैं। तो वो एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से खरीदता है जिसको 10 साल चलाता है, या 12-15 साल भी चला रहे हैं कुछ लोग। तो स्कूटर को भी 10 साल तक घसीटता रहता है, दफ्तर स्कूटर से जाता है खुद, या बस से जाता है। तो ये लोअर एम्प्लॉयमेंट एंड लेसर पेमेंट इज द मेन कॉज ऑफ नो ग्रोथ इन द कंजम्पशन। ग्रोथ कंजम्पशन में इसलिए ग्रोथ। तो सरकार का ध्यान गया है, सरकार ने चिंतन मंथन किया है, क्योंकि मोदी सरकार ऐसी नहीं है कि जो समस्याओं का आकलन ना करे। मोदी सरकार समस्याओं का आकलन करती है, उनका समाधान देश के आर्थिक हालात के हिसाब से खोजने का प्रयास करती है। हाई टैक्स रेट्स हैं, बहुत ने बताया, हाई टैक्स में चला जाता है। स्लो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, पैसे का अभाव है हमारे पास, हम कॉन्ट्रैक्ट्स को पेमेंट टाइमली नहीं कर पाते हैं। इस कारण से भी फ्लो ऑफ मनी कम है, जिनको पेमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, टाइटनेस आ गई। अब वो सामान जो आप नहीं चाहता है भाई मैं 300 लीटर की जगह 500 लीटर का फ्रिज खरीद लूं, 2 कमरों की जगह मेरे तीसरे कमरे में एसी लगा लूं, मेरे लिविंग रूम में भी एसी लगा लूं, गाड़ी भी पलट लूं, वो लिक्विडिटी के क्रंच में चलता रहता है। तो दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है। और ये तो हालात तो अभी तो फिर भी बहुत सुधरे हैं और सुधर जाएंगे आने वाले समय में। फ्री बीस सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, असेट क्रिएशन करेगी, असेट क्रिएशन मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, उस पर जो एक्सपेंडिचर करती है सरकार वो कम हो पाता है। रेलवे पर, ट्रांसपोर्ट पर, रोड्स पर, ब्रिजेज पर, इरिगेशन पर, डैम्स पर, टूरिज्म पर, इन पर खर्चा कम होता है। इसके कारण एम्प्लॉयमेंट कम मिलता है और पर कैपिटा इनकम कम बढ़ती है, जीडीपी कम बढ़ती है। तो वो सारा पैसा बढ़ जाता है, मतलब अनाज बांट दिया, कपड़े बांट दिए, दवाएं बांट दी। तो दवा तो आवश्यक है,
लेकिन अनाज जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही सरकार, उतना अनाज नहीं देना चाहिए। अनाज देना चाहिए उन नीडी लोगों को जिसकी इनकम 10-15 हजार रुपये पर मंथ से कम है, कि भाई उसको थोड़ी मदद मिल जाए। लेकिन तो 80 करोड़ का मतलब तो 50,000, 60, 70,000, लाख रुपए वाले को भी अनाज दे रहे हैं, गलत है। नो गवर्नमेंट इन कारणों से सोशल सर्विसेज पे खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। इस कारण से प्रोजेक्ट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रही। 11.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर लेआउट इन द टोटल बजट ऑफ द कंट्री, इट्स नॉट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो हम सन 2045 तक एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी मानना चाहते हैं, उसमें दिक्कत आई। सरकार प्रयास कर रही है, सरकार के प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब जो पहले का जो आधार चला आ रहा है उसको सुधारने में समय तो लगेगा ना। जो हमने कोटा परमिट राज चलाया, जो भ्रष्टाचार की उत्पत्ति की उन सरकारों में, वो सबसे तो बचना पड़ेगा। उन सबको ठीक हो रहा है ना, धीरे धीरे ठीक होगा ना वो। और दुनिया भर के कानून कायदे पनपे, उनकी आड़ में भ्रष्टाचार पनपा, तो ये पोजीशन है। परिणाम स्वरूप प्रॉपर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, इस कारण से वर्क ऑर्डर्स भी जारी नहीं हो पाते हैं इंफ्रा कंपनियों में, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट पीएसयूज को भी ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर पा रही है। जैसे डिफेंस ऑर्डर्स प्लेस करने चाहिए गवर्नमेंट को, मझगांव को जो वर्क ऑर्डर देना है वो नहीं दे पा रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को जो वर्क ऑर्डर देना है वो भी 6,000 करोड़ के ऑर्डर मिले इस कंपनी को। 22-23 हजार करोड़ का सेल करने वाली, 25,000 करोड़ की सेल करने वाली साल में, उसको अगर 6,000 करोड़ की अगर अब तक ऑर्डर मिले हैं, जबकि आधा साल जा चुका है, तो वो उस कंपनी की जो प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, वो रुक जाएगी ना भाई। तो दीज आर द रीजंस बिहाइंड। ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन बहुत स्लो है। मोदी सरकार बहुत डायनेमिक रही है, मैं इसमें डिनाई नहीं करता हूं। कोई परिस्थितियां रही होंगी, इस कारण कुछ रहा होगा, लेकिन ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन में कोई रिमार्केबल प्रोग्रेस सामने नहीं आ पाई। उसके कारण हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है या बढ़ नहीं पा रहा। तेल की प्राइसेस गिरने के कारण कम से कम घट नहीं पा रहा, घटना चाहिए ताकि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज हम बचा सकें, ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इनका अच्छा दूसरी बात है, जीएसटी की रेट घटाएगी गवर्नमेंट। तो सरकार ने, मैं ये नहीं कहता, सरकार ने सारे कैलकुलेशंस कर लिए होंगे कि इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना घटेगा। घटे तो गाय तो पक्की बात है, क्योंकि 28% की स्लैब ही खत्म कर दी जो मेजर आइटम्स पे थी। टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, सीमेंट, सैनिटरी टाइल्स और बहुत आइटम्स थे उस पर, और बहुत से कॉस्मेटिक्स थे, उन पर सब पे 18% की, तो 28% की स्लैब समाप्त हो जाएगी, 18% रहेगी। फिर और कुछ एग्जम्पशंस देने जा रहे हैं। 12% के बहुत से 99% आइटम 5% में डाल रहे हैं, तो इनकम तो घटेगी एक बार में। तो ये बाजार अंदर ही अंदर, बताता कोई भी नहीं है, मैं बता रहा हूं ये बात, बाजार अंदर ही अंदर इस बात का कैलकुलेशन भी कर रहा है। गवर्नमेंट ने चाहे डिक्लेयर नहीं किया हो, लेकिन जो दिग्गज हस्तियां बैठी हैं बाजार में, वो सारे कैलकुलेशन करके चलती हैं। गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटेगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी घटेगा दोस्तों, क्योंकि कर्जा कहां तक लेगी, फिजिकल डेफिसिट को नहीं बढ़ाया जा सकता। गवर्नमेंट का जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इमेज है वो डाउन आती है, भारत की रेटिंग घटती है। आपको मालूम है S&P 500 ने भारत की रेटिंग क्यों बढ़ाई है? गवर्नमेंट इज रिलैक्सिंग द टैक्सेस, गवर्नमेंट इज प्रोग्रेसिंग वेल, गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है। और अब अगर मान लो उससे साल के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए की इनकम गवर्नमेंट की घट जाती है जीएसटी कट के कारण, तो इससे भी प्रॉब्लम आएगी। लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएंगी, पोस्टों को वैकेंट रखेगी गवर्नमेंट, तो वो पैसा भी सरकार का जो आना था बाजार में नहीं आ पाएगा, वो दूसरे रास्ते में चला जाएगा। दूसरी बात है, इस देश में जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। 15-20 हजार 25 हजार की तनख्वाह पाने वाला मास पॉपुलेशन है जो गरीब रहेगी। तो इस कारण से भी जो मास लोग जब एक्सपेंडिचर करेंगे, मास रिक्वायरमेंट कंजम्पशन बढ़ेगा, तब कंजम्पशन बढ़ता है। और आज एक आदमी चाहे उसके पास 10,000 करोड़ रुपया है, अपने बंगले पर कितने फ्रिज रखेगा, कितने एसी लगाएगा?
या 10,000 आदमी 10,000 एसी खरीदे या एक आदमी 50 एसी खरीदे, तो 10,000 एसी की जगह 50 एसी तो बिके, तो इट क्रिएट्स अ डिफरेंस, तो मास लेवल कंजम्पशन नहीं हो पाता उससे। दोस्तों, दिस इज द रीजन बिहाइंड। और शेयर बाजार पर कई प्रकार के वैल्यूएशन के सवाल उठते हैं कि साहब वैल्यूएशन ज्यादा है। वैल्यूएशन कुछ शेयरों का ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं पूरे बाजार के वैल्यूएशन ज्यादा है, मैं इस बात से सहमत नहीं। HDFC बैंक, अडानी पोर्ट, रिलायंस, इनके वैल्यूएशन 22, 24, 23, 20 के आसपास है। These are backbone of the Indian corporate sector। आज मेरा वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, उसमें मैं बहुत सी चीजें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये शेयर वेयर के नाम वाम बताना ये तो सब कोई बहुत मतलब कर लिए, खूब कर लिए, लेकिन कुछ दोस्तों पढ़ो समझो भी है। मतलब देश की इकोनॉमी क्या है, देश में प्रॉब्लम्स क्या है, देश का फ्यूचर क्या है, तो सरकार बहुत अंदर ही अंदर से बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। ये सरकार ऐसी नहीं है जहाँ पॉलिसी पैरालिसिस। कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए जीएसटी की दरें कम कर दी है सरकार, अपना रेवेन्यू घटाने को मंजूर है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ने के कारण कुछ कंपनसेट हो जाएगा वो जो रेवेन्यू घटेगा। अंततोगत्वा पैसा जाता तो सरकार में घूम फिर की सरकार जो बांटेगी पैसा या छूट देगी, वो पैसा दूसरे रास्ते से सरकार के पास पहुंच जाता वापस। मनी रोटेट्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक्सचेकर एक ऐसी चीज है जो सेंट्रल पॉइंट है, जो जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से पैसा सरकार के चक्कर लगाता है। मनी रोटेट्स विद द गवर्नमेंट। तो आप चिंता ना करें, बाजार जीएसटी के घटाने से मैं समझता हूं कंजम्पशन बढ़ेगा, उठेगा। कॉर्पोरेट प्रोडक्शन will increase, corporate profitability will increase, and ultimately it will go in the form of income tax and GST to the cost। तो बहुत कुछ कंपनसेट हो जाएगा। सरकार ने सारे कैलकुलेशन कर लिए होंगे, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं। ये सरकार कोई अंधे और धूल में लट देने वाले डिसीजन नहीं लेगी, तो सब कुछ ठीक होगा। और ये शेयर बाजार है, इसमें एक कारण और भी है, जो एक नेचुरल रीजन। 4 साल तक बाजार चल गया। सन 22 में बाजार थोड़ा सा ठंडा पड़ा था, उसके बाद 23 में चला, 24 के अंदर सितंबर तक बाजार चला, धुआंधार चला। वो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी एक मतलब कंसोलिडेशन फेज में है। जैसे ही ये नेचुरल रीजन है, कंसोलिडेशन विल बी कंप्लीटेड, जो बढ़ी हुई दरों को बाजार एब्जॉर्ब कर लेगा बड़े प्रॉफिट के साथ में। बाजार चाहता है थोड़ा सा कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बढ़े। 10% growth of the corporate sector in the profitability is not sufficient to run the market. It needs some further increment। 14-15% के आसपास आनी चाहिए। 2-3 क्वार्टर की रेट पर प्रॉफिट ग्रोथ अगर 15%, 14-15% के पास आ जाएगी, तो मार्केट बिल्कुल लाइक ए ब्लू होस्ट तोड़ चलेगा। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, मैंने आज मेरे विचार व्यक्त कर दिए हैं। इन डिटेल इकोनॉमिक आइडियाज हैं, इनको आप गौर से पढ़ें और मेरे वीडियो को भी पूरा सुने आप, मतलब जब कोई आनंद वाली बात है। शेयर्स तो वही चुने जिनमें कंजम्पशन थीम है। जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंडों के जो इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स आ रहे हैं, फंड मैनेजर्स आ रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं, अखबारों पे आ रहे हैं, मैगजीन पे आ रहे हैं, दे आर सेइंग दैट वी हैव स्टार्टेड बाइंग कंजम्पशन शेयर्स। कंजम्पशन के शेयर पड़े भी काफी टाइम से, पिटाई भी बहुत हुई है इनकी। कंजम्पशन में डिस्क्रेशनरी है और एफएमसीजी, साबुन, तेल, लक्स, और आपको क्या कहते हैं बालों में लगाने का होता है ना, क्या नाम कहते हैं उसको, ये जो चीजें हैं, ये बिस्किट है, बेकरी है, रेस्टोरेंट है, कॉफी है, चाय है, और तेल घी है। अनदर थिंग कि ये जो कारें हैं, व्हीकल्स हैं, खासतौर से टू व्हीलर्स हैं। अनदर थिंग टीवी, एसी, ये सब चीजें हैं, इनकी बिक्री बढ़ेगी। चीपर काफी सस्ते हो जाएंगे। 10-15% सस्ते हो जाना बहुत बड़ी बात है, और इससे इनका कंजम्पशन बढ़ेगा और शेयर बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसी सूरत में आज काफी चर्चा हो गई है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं आगे, सब्सक्राइब कर दें अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू।